आरू अंदर रूम में देखती है तो दंग रह जाती है। रूम में आदि आराम से बेड पर फैला हुआ था। वो तो उसे 3 बार अपनी आंखें मसलती है, फिर बिना कुछ कहे बेड की तरफ बढ़ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरू बेड के पास आकर बोली। कुछ खास नहीं, बस अपनी हो चुकी बीवी से मिलने आया हूँ, आदि मुस्कुरा कर बोला। क्यों आए हो मिलने? कल मिल लेते, इतनी रात में किसी ने देखा तो क्या सोचेगा, जाओ यहाँ से तुम। और पहले तो ये ऐसे मुस्कुराओ मत, बता रही हूँ वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, आरू झुंझलाते हुए बोली। आदि बेड से उठकर आरू के पास आने लगा। मिल तो लेता कल, लेकिन प्राइवेसी नाम की चीज होती है, जो मैं यहाँ पर करने आया हूँ अगर वहां पर करता तो अच्छा नहीं लगता। आदि लगातार आगे आ रहा था और आरू पीछे जा रही थी। वो दीवार से लग गई। आदि ने अपने दोनों हाथ उसे इर्द गिर्द रख दिए। क क्या क कर करने आए हो? आरू हकलाते हुए बोली। आदि कुछ नहीं बोला। उसने आरू को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आरू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो जोर से चीख पड़ी। जब उसने अपने आसपास देखा तो वो अभी भी बालकनी में खड़ी थी। जी हाँ, आप सभी बिल्कुल सही समझे। अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो बस आरू का सपना था जो उसने खुली आंखों से देखा था। उसकी चीख सुनकर नव उसी के रूम में आ गया, जो कि आरू के आने का वेट कर रहा था। वो आरू के पास आया। वो अभी भी बालकनी में ही खड़ी थी। क्या हुआ आरू, तू ऐसे चीखी क्यों? तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी कहीं? नव घबराते हुए बोला। हमारी आरू तो अभी भी सदमे थी। बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या देखा, और देखा तो देखा पर क्यों देखा। वैसे आरू ही क्या, अगर हम भी ऐसा कुछ देखते सपने में तो हार्ट अटैक ही आ जाना था। पर पता नहीं क्यों हमें सपने ही ऐसे आते हैं कि या तो हम सपनों में खुद मर जाते हैं या किसी को मार देते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। नव देखता है कि आरू कुछ रिएक्ट नहीं कर रही तो वो जोर से आरू को हिलाता है। आरू एकदम से होश में आई और बोली, उसने मुझे किस कर लिया। नव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो आरू से बोला, क्या हुआ? किसने किसे किस कर लिया? तू कैसी बातें कर रही है? आरू को एहसास हुआ वो क्या बोल गई। फिर वो बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब मैंने वहां पीछे देखा था कि एक बंदर ने एक बंदरिया को किस कर लिया। क्या ये क्या बकवास कर रही है तू? बंदर ने बंदरिया को किस कर लिया? चल माना कर भी लिया तो वो तो तूने पहले देखा था, अभी यहाँ तू चीखी क्यों? फिर नव ने अपने हाथों को फोल्ड करके बोला। वो दादा, मैंने छिपकली देखी। हाँ हाँ, मैंने छिपकली देख ली न, इसलिए। आरू थोड़ी अजीब तरीके से बोली। पर तू तो छिपकली से नहीं डरती, फिर क्यों चीखी? नव ने आरू को घूरते हुए पूछा। दादा, मैं पुरानी छिपकली से नहीं डरती, पर अभी जो मैंने देखा वो उसका नया वर्जन आया है और वो छिपकला था, छिपकली नहीं थी। और आप भी क्या सीबीआई जैसे सवाल पूछ रहे हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ले आओ, आरू ने मासूम सा फेस बना के बोला। नव उसको देखकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, नहीं बताना मत बता, पर तू जानती है तेरे ये अजीब लॉजिक मेरे सामने नहीं चलेगे। और तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए मैगी बना के लाता हूँ। और फिर चला जाता है। आरू भी अंदर रूम में आई और आकर एकदम से बेड पर लेटी और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे अपना सपना याद आ गया जिसमें आदि ने उसे किस कर लिया। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी, फिर ऊपर को देखकर बोली, हे महादेव, ये आप क्यों मेरे मजे लेने पर डटे हो? ये कैसा सपना था? ऊपर से दादा भी आ गए, मतलब सीरियसली बंदर ने बंदरिया को किस कर लिया? ये क्या बोल रही थी मैं? हे महादेव, मिस्टर मेढक से शादी के साइड इफेक्ट्स अभी से दिखने लगे। उसने मुझे किस कर लिया। इतना बोलते ही आरू के पूरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ गई। उफ आरू, तू पागल हो जाएगी, अगर उसके बारे में सोचती रही तो वो मेढक खुद तो टर टर करते हुए सो रहा होगा और तू फालतू में पागल बने पड़ी है। उसने अपना सर झटका, फिर वॉशरूम की ओर चली गई। वो फ्रेश होकर आई तब तक नव भी मैगी बना लाया। आरू आकर बेड पर बैठ गई। नव भी वही आ गया। उसने बाउल में से एक चम्मच मैगी लेकर आरू की तरफ बढ़ा दी। आरू ने उसका हाथ उसी की मुंह की तरफ करते हुए कहा, पहले आप खाओ, मुझे पता है आपने भी नहीं खाया होगा। मैं बाद में खा लूंगा, पहले तो खा ले। नव ने वापस से अपना हाथ उसकी तरफ करते हुए कहा। आरू ने उसके हाथ से चम्मच ली, फिर उसी चम्मच से मैगी नव के मुंह में जबरदस्ती डालते हुए बोली, ऐसे कैसे बाद में खा लोगे, अभी खाओ। नव पहले अपने मुंह की मैगी खत्म करता है, फिर आरू से बोलता है, तू कभी नहीं सुधर सकती, चल अब तो खा ले। सुधारना भी कौन चाहता है, आरू हंसते हुए बोली। फिर नव और आरू दोनों ने ही मिलकर मैगी फिनिश की। नव आरू को सोने का बोलकर अपने रूम में चला गया। अगले दिन आरू काफी देर से उठी। आरू उठकर नीचे आई तो देखा काफी चहल पहल थी। आरू आकर सोफे पर राखी जी के कंधे पर अपना सर लगा के बैठ गई। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ, आरू उनींदी सी आवाज में बोली। गुड मॉर्निंग बेटा, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर मुझे और सीमा दोनों को ही तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम और फिर उठकर अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती है।
थोड़ी देर बाद आरू फ्रेश होकर फिर से नीचे आती है तो राखी जी और सीमा जी दोनों ही के पास बैठ जाती है। राखी जी आरू के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, आरू हम सभी जानते हैं कि तू इस तरह से शादी के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी आदि को ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसे तेरी परवाह थी, तेरी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया। वो बहुत अच्छा लड़का है, बस तू अपनी पत्नी होने के सब फर्ज अच्छे से निभाना। जैसे तू यहाँ पर रहती है वहां पर नहीं रह सकती, वो तेरा ससुराल होगा। एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी बहू भी बनना होगा। समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तू इस रिश्ते को अपना ले, तू बहुत खुश रहेगी, बस थोड़ा सा आदि को समझने की कोशिश करना। जी बड़ी माँ, और रही बात रिश्ते को अपनाने की, तो मेरी मांग में ये सिंदूर और गले में मंगलसूत्र इसी बात का सबूत है कि मैं इस रिश्ते को अपना चुकी हूँ। आरू मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है, पर एक बात और सुन ले, तू जैसे यहाँ पर 12 बजे तक सोती रहती है वहां पर मत सोते रहना। एक तो वैसे भी तेरा मुझे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं कहाँ से इतनी नींद लाती है, रात को भी जल्दी सो जाती है, फिर अभी सुबह इतनी देर से उठती है। सीमा जी आरू को आंख दिखाते हुए बोली, तभी तो ये हमारी मिनी कुंभकर्ण है। रूही घर में अंदर आते हुए बोली, ओह, आ गई तो अब तुझे फुर्सत मिली आने की। आरू रूही को घूरते हुए बोली, हाँ तो गई ना, अब चल, तुझे मेरे साथ चलना है। रूही आरू को हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, पर कहाँ चलना है? आरू असमंजस से देखते हुए बोली, पार्लर जाना है। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही राखी जी बोल पड़ी, क्या? आरू को तो जैसे सदमा ही लगा हो। पार्लर, वो भी मैं? बिल्कुल नहीं, आपको पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर अभी ये झमाल क्यों? आरू रोनी सी सूरत बना के बोली, क्योंकि मैं कह रही हूँ रूही, तुम लेकर जाओ इसे, इसकी एक भी बात मत सुनना। राखी जी रूही को देखते हुए बोली, अरे बिल्कुल माँ, आप चिंता मत करो, इसकी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। रूही राखी जी को देखकर बोली, ओ तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है या इनकी ऐसा क्यों कर रही है? और मुझे नहीं जाना कहीं भी प्लीज बड़ी माँ। आरू ड्रामा करते हुए बोली, रूही तुम इसे लेकर जाओ। और आरू तुझे मेरी बात माननी होगी, तू इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए? राखी जी बोली, ओके फाइन, जा रही हूँ, इमोशनल ड्रामा मत काटो। आरू झुंझुलाते हुए बोली और रूही के साथ बाहर निकल गई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। शाम के समय पूरा चौहान और राठौर मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रिसेप्शन राठौर मेंशन में ही होना था। पूरा हॉल बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। सामने की तरफ एक स्टेज बनाया गया था, वहां पर आरू और आदि के बैठने के लिए सोफा लगा था और बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत सजावट की थी। सभी मेहमान आना शुरू हो चुके थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्टर्स भी पहुंच चुके थे। देवेंद्र जी, रविंद्र जी और राकेश जी सभी को वेलकम कर रहे थे। वही नव सारी तैयारियां देख रहा था। नव ने आज ब्लैक शर्ट के साथ एक कैमल कलर की पेंट पहनी थी और कैमल कलर का ही ब्लेजर डाला था जिसमें वो बड़ा डैशिंग लग रहा था। वही आदि में ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। बाल हमेशा के जैसे सेट थे और थोड़े से बाल आगे आकर माथे पर बिखरे हुए थे जो उसे एक क्यूट सा लुक दे रहे। ऊपर से पर्सनैलिटी तो उसकी है ही कातिल। कुल मिलाकर अपना मुंडा कहर ढा रहा था। आदि नव के पास आ गया, दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद आरू के आने की अनाउंसमेंट हुई। आदि तो वैसे भी आरू को देखने के लिए बेताब था। सभी लाइट्स ऑफ कर दी गई, फिर एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ी। आदि ने जो आरू को देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा जैसे उसका दिल कूद के बाहर ही आ जाएगा। सिर्फ आदि की ही नहीं, वहां पर मौजूद सभी की नजर आरू से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरू ने ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था और पिंक कलर का दुपट्टा जो उसने सर से ले रखा था। उसने बालों का बन बना था, उसमें से कुछ लटें निकली हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। आदि ने आकर आरू के सामने अपना हाथ बढ़ाया। आरू ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। रूही नव के पास आकर खड़ी हो गई। उसने भी एक येलो कलर का लहंगा पहना था और बालों को खुला ही छोड़ रखा था, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। सभी रिपोर्टर आदि और आरू दोनों की ही साथ में फोटोज ले रहे थे। आदि आरू को लेकर स्टेज पर आया। देवेंद्र जी वहीं पर खड़े थे, उनके हाथ में माइक था। टू बी कंटिन्यू। देवेंद्र जी के हाथ में माइक था, उनके एक साइड में आरू थी और दूसरे साइड में आदि। देवेंद्र जी, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो आप सभी यहाँ पर आए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप में से लगभग सभी लोग समझ चुके होंगे कि मेरी बेटी आराध्या और आदित्य, जो कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त राकेश राठौर के बेटे हैं,
उन दोनों की शादी हो चुकी है। हालांकि आप लोगों के कई सवाल होंगे कि आराध्या की शादी वीर से होनी थी पर आदित्य से हो गई, क्यों, कब, कैसे। आपके सभी सवालों के जवाब आपको जरूर से मिलेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लव मैरिज है। आराध्या और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना सुनते ही आरू और आदि को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लग गया। आरू मन ही मन बोली, ये बड़े पापा ने क्या सस्ता नशा कर लिया है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। प्यार, वो भी मिस्टर मेढक से। ऐसा होने से पहले ही ये जमीन न फट जाए और मिस्टर मेक उसी में समा जाए। अबे यार, एक तो वैसे ही जिंदगी में इतनी भसड़ मची पड़ी है, वो क्या कम है जो ये नया कांड और पेल रहे हो हमारी जिंदगी में। वही आदि मन ही मन सोच रहा था, ये आप क्यों बोल रहे हो बड़े पापा, अगर ये मिस वोल्केनो के अंदर का लावा दहक गया तो ये जलाकर भस्म कर देगी मुझे। मैं क्या आपको जिंदा अच्छा नहीं लग रहा जो मेरी मौत को दावत देने पर लगे हो। अरे हद होती है यार, आदि इतना क्यों डर रहा है, खा थोड़ी जाएगी वो तुझे, पर फिर भी यार प्यार का तो पता नहीं पर डर जरूर लगता है इससे, पता नहीं कब किस बात पर दहक जाए। देवेंद्र जी का कहना जारी रहा, ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे पर आराध्य फैमिली की वजह से चुप थी। सच में बड़े पापा फैमिली की वजह से ही अभी तक चुप हूं, वरना अभी तक यहाँ पर तांडव करना शुरू कर दिया होता, आरू मन ही मन बोली। आखिर ये ज्वालामुखी अभी तक शांत कैसे है समझ नहीं आ रहा, आदि अपने मन में सोच रहा था। और आदित्य इसलिए चुप था क्योंकि आराध्य का रिश्ता फिक्स हो चुका था। फिर मेरे बेटे नव को ये बात पता लग गई, उसने आकर मुझसे बात की। बस यही तो गलती कर दी दादा ने, बल्कि उन्हें तो जैसे ही पता चला तभी मिस्टर मेढक का मर्डर कर देना था, जैसे 1890 के भाई कर देते थे, सब मामला निपट जाता। वैसे क्या सीन होता, मिस्टर मेढक आगे आगे भाग रहे होते और दादा हाथ में तलवार लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते, सच्ची मजा ही आ जाना था देखकर। आरू फिर से आने मन में खिचड़ी पकाते हुए सोचने लगी। सब गलती इस नव की ही है, इसी ने मुझ जैसे अच्छे खासे लड़के को शादी नाम के खूंटे से बंधवा दिया, वो भी ज्वालामुखी के पास। आदि इधर अपने मन में सोच रहा था। अब मैं राकेश को भी बुलाना चाहूंगा, इससे आगे की बात आपको वही बताएंगे। देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले। राकेश जी स्टेज पर आकर माइक पकड़ लेते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। जैसा कि देवेंद्र आप सभी को बता चुका है कि नव को ये बात पता चल गई, फिर उसके बाद नव ने हम सभी बड़ों से बात की। हमने जब इन दोनों से पूछा तो दोनों ने बताया कि ये एक दूसरे को पहली मुलाकात से ही पसंद करते हैं। उफ अंकल जी, पहली बात तो हम लोगों की पहली मुलाकात नहीं मुक्कालात हुई थी, जिसमें ये मिस्टर मेढक चोरों जैसे घर में घुस रहे थे। पसंद तो बिल्कुल नहीं आया ये मुझे, पर चीर जरूर मची थी। आरू फिर से अपने मन में बोली। डैड कैसी अजीब बातें कर रहे हो आप भी, पहली बार में ही इसने मुझे चोर समझ लिया था और वैम्पायर जैसे चिपक गई थी मुझसे। वो तो टाइम पर नवा गया, वरना खून ही चूस लेना था इसे मेरा। आदि भी बेचारा आपने में ही मन बोला। फिर हमने मनोहर जी और वीर से भी इस बारे में बात करी तो उन्होंने भी बच्चों की खुशी के लिए हामी भर दी। डैड आप ये मत भूलिए, वो झुंझुना सिर्फ खुशियां छीनना जानता है, वो किसी की खुशी के लिए हामी नहीं भरेगा। हाँ, पर उसने मिस वोल्केनो से अपने अंदर हवा जरूर भरवा ली। अब आप पूछोगे वो कैसे, तो जिस तरह से मिस वोल्केनो ने उसे पीटा है, बेचारा सूझ ही गया था और फूट भी तो गया था। इतना सोचते सोचते आदि को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। अंकल जी की यादाश्त कमजोर हो गई है क्या, अबे ये भूल गए कि उस झींगुर को पिटपीटा के भेजा था उसने, कब हाँ बोला। क्या बकवास सी लव स्टोरी सुना दी, सब लोगों ने, बिल्कुल मजा नहीं आया। आरू के दिमाग में अपना ही अलग कुछ चल रहा था। आप में से बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि आराध्य को ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं, इसलिए दोनों ने कोर्ट मैरिज का सुझाव रखा, हमें भी सही लगा और अब रिसेप्शन के थ्रू आप सबको भी के बात पता चल गई। अब इसके बाद भी आपके कोई सवाल है तो उसके जवाब आपको आराध्य और आदि देंगे, राकेश जी मुस्कुरा के बोले। ये लो, तब से कम झमेला कटा था एक और आ गया, चल भाई आरू लग जा एक नए ड्रामे पर। आरू मन ही मन बोली। राकेश जी और देवेंद्र जी दोनों ही स्टेज से नीचे आ गए। आदि और आरू सोफे पर बैठ गए, आदि के हाथ में माइक था। रिपोर्टर, सबसे पहले तो आप दोनों को ही शादी मुबारक, पर जहां तक हमें पता है मिस्टर आदित्य हमेशा से ही अमेरिका में रहे हैं, ऐसे में अचानक से आते ही आपको आराध्य जी से मोहब्बत हो जाना थोड़ा अजीब नहीं है। मानता हूँ कि मैं हमेशा से ही अमेरिका में रहा, पर शायद आप नहीं जानते कि मोहब्बत होने के लिए जरूरी नहीं सालों या महीनों से एक दूसरे को जाना जाए, मोहब्बत होने के लिए तो बस एक पल ही काफी है। डॉट। और मेरा यकीन मानिए, जिस पल आपको मोहब्बत का एहसास होता है ना, उसके बाद हर एक पल खूबसूरत लगता है। बस ऐसा ही एक पल मेरी जिंदगी में भी आ गया। उस पल के बाद एक अनजान इंसान पूरी जिंदगी बन जाता है, उसके तकलीफ से हमें तकलीफ होती है और उसकी खुशी से हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है, और इसे मेरी अच्छी किस्मत बोल सकते हैं कि जिससे मुझे मोहब्बत हुई वही मेरी हमराही बनी। आदि मुस्कुराते हुए बोला।
आरू एकटक आदि को देख रही थी। उसकी बोली हर एक बात सीधे उसके अंतर्मन को छू रही थी। रिपोर्टर, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, पर जैसा कि राकेश जी ने बताया कि ये शादी मिस्टर वीर की सहमति से हो रही है, तो फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही ऐसा क्या हुआ जो आराध्या जी ने खुद ही वीर को पुलिस के हवाले किया? इतना ही नहीं बल्कि मिस्टर वीर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने अपना बसेरा के नाम कर दी, जो कि आराध्या जी का ही आश्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके तुरंत बाद ही आप दोनों की कोर्ट मैरिज, मतलब मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। रिपोर्टर का सवाल सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें आ गई, सिवाय नव और आदि के। ये इस क्या कर डाला, आरू को छेड़ दिया, बड़ी भयानक बेइज्जती करवा के जाएगा। नव धीरे से रूही से बोला। रूही भी मुस्कुराने लगी। वही आदि स्टेज पर अपने मन ही मन सोचने लगा, अरे तेरी ये पक्का अपने कपड़े उतरवा कर जाएगा, मतलब इसने मिस वोल्केनो से पंगा ले लिया। अगर ये दहकी तो इसे खुद महादेव ही बचा पाएंगे शायद से। रिपोर्टर का सवाल सुनकर आरू एक तिरछी हंसी हंस दी। उसने आदि के हाथ से माइक लिया और फिर खड़ी हो गई। फिर बोली, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। रिपोर्टर, मानव गुप्ता नाम है मेरा। फिर आरू मुस्कुरा कर बोली, सबसे पहले तो सॉरी एवरीवन, यहाँ पर अभी जो कुछ भी होगा मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। पर क्या है ना, कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं आती, एंड वैसे भी तब से पार्टी थोड़ी बोरिंग भी लगने लगी थी, तो चलिए आपको कुछ बढ़िया से दिखाते हैं। पर उससे पहले यहाँ पर मेरे बाकी सभी रिपोर्टर भाई बहन से एक रिक्वेस्ट है, ये अपने कैमरा नीचे कर लो, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी होगा प्लीज उसे टेलीकास्ट मत करना, और अगर टेलीकास्ट करना भी है तो जिस तरह से हम बोले वो टेलीकास्ट मत करना, पर फिर भी करना है तो कर देना, इतना तो हमें किसी की परवाह भी नहीं है। तो अब एंजॉय कीजिएगा। वहां पर सभी रिपोर्टर ने अपने कैमरा नीचे कर लिए, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। आरू ने अपना बोलना जारी रखा, हम तो मानव, सबसे पहली बात तो तुम्हारा नाम मानव गुप्ता नहीं दानव गुप्ता होना चाहिए था, मतलब चलो माना तुम्हारा सरनेम गुप्ता है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि तुम किसी की गुप्त बातों में अपनी टांग अदाओ, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को होती है इस प्रकार की खुजली की उन्हें अपनी टांग अदानी होती है। और तुम्हारी लास्ट लाइन क्या थी, बात कुछ समझ नहीं आई। अबे गोचू, समझ उनको आता है जो समझदार होते हैं, और तुम्हारे अंदर समझदारी के सका डंडा भी नहीं है का समझे। अबे मन तो कर रहा है खींच के एक कंटाप लगाए तुम्हारे कान के नीचे। मानव, देखिए आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती, आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप ऐसा बोल रही है, पर मैं एक जिम्मेदार रिपोर्टर हूँ, मेरा फर्ज है सच्चाई को लोगों तक पहचान। अबे बस करो, तुम्हारे सवाल का जवाब तो हम जरूर देंगे, तो सुनो। जब वीर को ये पता चला कि हम और आदित्य एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बौखलाहट में आकर उसने अपने सब गुनाह कबूल कर लिए। उसने हमारे बड़े पापा का एक्सीडेंट करवाया था और हमारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाने की कोशिश की, और भी बहुत कुछ, तो इसलिए हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पता नहीं क्यों पर आकर उसने अपनी प्रॉपर्टी अपना बसेरा के नाम कर दी। हाँ, तो ये तो हो गया तुम्हारे सवाल का जवाब, पर अब हमारा एक सवाल है। तुम्हें कैसे पता चला कि वीर जेल में है और उसको हमने ही पकड़वाया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी कहीं भी किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा है, इवन किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि हमारी और आदित्य की शादी हो चुकी है, सिवाय हमारी फैमिली और वीर के। इतना सुनते ही मानव सकपका गया, सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो मैंने देखा था मिस्टर वीर को आपके घर से पुलिस ले जा रही थी, जब वो यहाँ से अरेस्ट होकर गए तो जाहिर सी बात है आपने ही उन्हें अरेस्ट करवाया होगा। मानव ने हकलाते हुए अपनी सफाई दी। इतना सुनते ही आरू जोरों से हंसने लगी, फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती हुई बोली, अबे सड़े हुए जामुन, मतलब सीरियसली इतना घटिया बहाना मारा है। चलो कोई नहीं, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम्हें लगा कि वीर को हमने अरेस्ट करवाया है, पर तुम्हें ये कैसे पता कि वीर की सब प्रॉपर्टी अपना बसेरा के नाम हो चुकी है? डॉट। और उससे भी बड़ी बात, अभी तक तो प्रॉपर्टी अपना बसेरा के नाम रजिस्टर्ड हुई ही नहीं है, अभी तो बस पेपर पर सिग्नेचर हुए हैं। अबे बहाने तो ऐसे मारता जिस पे सब यकीन कर सके। अब सीधे सीधे बताओ किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? वो मैं मानव की जुबान काम ही नहीं कर रही थी, वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अबे ओ बकरे की दुल्हनिया काहे बकरी के जैसे मैं वो लगा रखा है। नहीं, अगर इतना ही प्यार है बकरे से तो यही फेरे पड़वा दे। आरू मानव के मजे लेते हुए बोली। सभी रिपोर्टर अब मानव से सवाल पूछने लगे। मानव तो वहां से कट लेने के मूड में था, पर बेचारा जाए तो कहा जाए। मानव एकदम से वहां से जाने लगा तो आरू पीछे से चीखते हुए बोली, अबे ओ दानव, जाकर अपने पिसुनसिया मालिक से बोल देना उसका ये प्लान भी फेल हो गया। पर मानव तो वहां से भाग चुका था। कुछ रिपोर्टर भी गेट तक उसके पीछे गए, पर फिर वो वापस आ गए। आदि आकर आरू से बोला, वेल्डन मेरी शेरनी, पर एक डाउट क्लियर कर दो यार। मेरा कौन सा डाउट? आरू ने अपनी आंखें मटकाते हुए पूछा।
ये पिसुनस्य का क्या मतलब होता है? आदि आरू की तरफ देखकर बोला। अबे तुमने पिसुनस्य का मतलब नहीं पता? तुम सच में एक नंबर के मेढक हो। पिसुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर। संस्कृत में चुगलखोर को पिसुनस्य कहते हैं। आरू हंसते हुए बोली। फिर वो सभी रिपोर्टर्स की ओर देखकर बोली, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मजा तो जरूर आया होगा आज की कॉन्फ्रेंस में, पर मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। वो दानव भाग गया। बताओ भला ऐसे कोई करता है? आरू मासूम सा फेस बना के बोली। उसको देखकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी एक रिपोर्टर बोला,